नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 17 मार्च को आपका एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका विष्णु हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम केरल में उत्पन्न दो शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक आपका कथकली जो कि आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम का जो नाम है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। इस शब्द का जो अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य होता है। इसके अलावा डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपका संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपका 9 शास्त्रीय रूप नृत्यों को दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा है वो आप लोग पिछले के शिफ्टों के एनालिसिस देख लिए होंगे, तो बार बार उसको चर्चा करना भी सही नहीं है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल, आप कथकली याद रखिएगा, ये दोनों आपका केरल का है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद जो 14 है वो आपका किससे संबंधित है। ये प्रश्न आपके कल के फोर्थ शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध है जो कि कराता है। तो कल के पीडीएफ में भी हमने इसको शामिल कर दिया था, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर दे सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी तक मात्र 24 शिफ्टों में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। इसमें पूछे गए 60+ प्रश्नों तक का उत्तर फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कीजिएगा, तो उससे आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीके जीएस के पोर्शन के लिए। ठीक है, पीडीएफ आपको 21 मार्च तक के एग्जाम का मिलेगा, तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो ये आपका आयोजित हुआ था 2021 में, लेकिन इस ओलंपिक आपका 2020 का था। ओलंपिक आपका हर साल में होता है, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था। इसके अलावा भारत ने आपका 2 रजत पदक जीता था। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कुल पदक देखें तो भारत ने कुल 7 पदक जीता था, जिसमें आपका 1 स्वर्ण पदक भी शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टेबल भी लगा हुआ है कि भाला फेंक स्पर्धा में आपका नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा कुश्ती में आपका 57 किलो में रवि कुमार दहिया रजत पदक जीते थे। इसके अलावा भारोत्तोलन में 49 किलो महिला में आपका मीराबाई चानू रजत पदक जीती थी। तो यही 2 लोग हैं जो कि रजत पदक जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा महिला एकल बैडमिंटन पीवी सिंधु आपका कांस्य पदक जीती थी। महिला वेल्ट बॉक्सिंग में लवलीना वर्गोन ने कांस्य पदक जीता। हॉकी में आपका भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, और कुश्ती में 65 किलो में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक 4, रजत पदक 2 और स्वर्ण पदक 1। तो यही आपका भारत का टोक्यो ओलंपिक 2021 में आपका पदक तालिका में स्थान था। रैंक की बात करेंगे तो भारत आपका 48वां रैंक पर था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 24 का जो आपका ओलंपिक है ये तो 20 में आपका खत्म हो गया। 24 का ओलंपिक आपका पेरिस फ्रांस में होना है, उस बात को अभी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका वानभट्ट हो जाएगा। वानवट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखा गया है। वानवट की बात करेंगे तो वर्धवंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। हर्षचरित गद्य काव्य में लिखा गया था जो कि सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी को 8 अध्यायों में वर्णित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हर्षवर्धन के द्वारा वानभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित था। लेकिन एक और पुस्तक है जो कि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है वो आपका कादम्बरी। ठीक है, तो कादम्बरी पुस्तक वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक है आपका रत्नावली जो कि दोस्तों हर्ष के द्वारा लिखा गया है। एक है दोस्तों आपका मेघदूत जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक है आपका मतविलास प्रशासन, ये दोस्तों आपका महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। तो इस सभी को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मनरेगा एक्ट के तहत कितने दिन के काम करने की अनुमति देता है। शायद आपसे महिलाओं का पूछा गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आपका मनरेगा का फुल फॉर्म है। ये आपका 2005 में आया था, जिससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में जाना जाता है। ये
भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्षों में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 100 दिन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ समझौता है आपका किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों की संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका 1916 में हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पोषण 2.0 से संबंधित क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है। ये बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करता है। इसके लिए पोषण तत्वों और उनकी आपूर्ति की एक रणनीतिक पहल की जाती है। ये आपका एकीकृत बाल विकास सेवा है जो कि आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने के लिए अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना था आउटर साइड का। तो इसका राइट आंसर आपका सेल वॉल हो जाएगा। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल, इसके अलावा एज वेल एज ए सेल मेम्ब्रेन इन ए प्लांट। In plant, the cell wall surrounded this cell membrane that gives the plant cell the unique rectangular shape. Animal cell simply have a cell membrane but no cell wall। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बाफ्टा 2022 में किसे मिला है। तो पूर्ण बाफ्टा पुरस्कार 2022 जो कि 75वें नंबर का था, इसमें आपका पूछा गया था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों आपको मिला है जोआना स्नेकलन को आफ्टर लव के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो आपका द पावर ऑफ द डॉग लिया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। इसके अलावा सर्वनिर्देशक यानी कि डायरेक्टर की बात करेंगे द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर जेन कैंपियन को मिला है। एक्टर मैंने सर्व अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स के लिए। अभिनेत्री की बात हम लोग कर लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला है बेलफास्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है एन कैंटो के लिए। ठीक है, तो इस सबको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो इसका राइट आंसर आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। इसके अलावा नादी घाटी के द्वारा सीमांकित हिमालय के विभाजन है। पहला है आपका नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपका कुमायूं हिमालय जो कि आपका सतलज काली नदी के बीच स्थित है। इसके अलावा एक आपका असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, इसे असम हिमालय के नाम जाना जाता है। एक है आपका पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है और हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये सभी पूछा जा सकता है, सभी इन्हीं से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हवा के गर्म होने पर क्या होता है। तो हवा के गर्म होने पर दोस्तों आपका ये विस्तृत हो जाता है और हल्का हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है। तो ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुतलताई से उत्पन्न होकर सतपुरा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती और महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करते हुए गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आया था। एक देखिए पूछा गया था सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है जो किसने जीता है। ऑप्शन में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान दिया गया था। तो भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने अंडर 18 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम जीत कर लिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो भारत आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो मिले हैं लेकिन उसका जो लैंग्वेज है आपका क्लियर नहीं है, तो जैसे ही क्लियर होंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए देखते हैं कि आज आपके 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 20 जून राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो कि 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी
शरणार्थियों को सम्मानित करने, जागरूकता फैलाने और समर्थन करने के लिए यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे और कहाँ पर दिया था? तो यहाँ पर बात करें तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया हुआ था, और सारनाथ के बाद लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास स्थित सारनाथ गांव में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील है? तो पुलिकट झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित एक अनूप झील है। चिल्का झील के बाद यह 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी मतलब खारे पानी की झील है। इसका बड़ा भाग जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में आता है, बाकी तमिलनाडु से लगता है। तो ये दोनों राज्यों की सीमा पर है, जो कि पुलिकट झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 19वीं सदी का अवध का नवाब कौन था? अगर 19वीं सदी की बात करें तो वाजिद अली शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल है 1847 से लेकर के 1856 रखा, जो कि 19वीं सदी में अवध का अंतिम नवाब माना गया। अमजद अली शाह के बड़े पुत्र वाजिद अली शाह थे। इनके जो पिता का नाम था वो अमजद अली शाह था, जो अंततः अवध के आखिरी नवाब थे। 1847 में ये अवध के सिंहासन पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए जाते हैं हर शिफ्ट के। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जुड़ जाना है, तो वहाँ पर सभी क्वेश्चंस की PDF आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आई होप कि सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं किसी भी दिन का। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें कहाँ से लिया गया? अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, और सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए थे। इन तत्वों का एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करते हैं। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो आयरलैंड यहाँ पर राइट आंसर था नीति निर्देशक तत्व के लेने वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं, वलित पर्वत से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। इसकी बात करें तो ये यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, ये प्राचीन वलित पर्वत हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई दूसरा दिया होगा वो वहाँ पर वलित पर्वत नहीं होगा, यानी यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, और जबकि एंडीज वलित तो है, किंतु ये प्राचीन अपित युवा पर्वत है। तो ये वलित पर्वत के आधार पर आते हैं। तो इनमें से ये पूछा गया था कि कौन सा वलित पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परम 8000 जो कंप्यूटर है ये किस जनरेशन का है? तो ये जो है परम 8000 श्रेणी की पहली मशीन थी, और इसे शुरुआत में बनाया गया था विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्हें परम सुपर कंप्यूटर का विकास का नेतृत्व किया था। उन्होंने भारत का पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 यानी 1991 में बनाया था, जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परम 8000 कंप्यूटर विजय पी भाटकर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो मानव रक्त होता है यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त के अगर पीएच मान की बात करें, आमतौर पर यह थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 के करीब होता है, यानी 7 से 8 के बीच में। इस तरह से दिया होगा ऑप्शन में कि 7 से 8 के बीच में, या एग्जैक्ट दिया था तो 7.4 के आसपास होता है, जो कि थोड़ा क्षारीय माना जाता है मानव रक्त। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बताया गया था कि ईरान ट्रॉफी है वो किसने जीती हुई है? अगर ईरान ट्रॉफी की यहाँ पर बात करें किसने जीती है 2023 की अगर ईरानी कप की बात की जाए, तो घरेलू क्रिकेट में सालाना होने वाले ईरानी कप में इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हरा करके रेस्ट ऑफ इंडिया का ये 26वां ईरानी टाइटल रहा हुआ है। पहली बार ईरानी कप 1960 में खेला गया था, ये पहली बार 1960 में खेला गया था, और इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा करके अपने नाम ये खिताब ईरानी ट्रॉफी का किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था
कि भाला फेंक डायमंड लीग किसने जीती हुई थी। तो भाला फेंक अगर डायमंड लीग की बात करें तो नीरज चोपड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो भाला फेंका था लीग की ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय रहे। इससे पहले किसी भारतीय ने डायमंड लीग नहीं जीती हुई है ट्रॉफी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 88.44 मीटर भाला फेंक दिया था, जो कि इनके टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड भी टूट गया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 के मीटर करीब भाला फेंक करके एक रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा पदक था। इससे पहले जो था 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर जीता हुआ था। तो इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक के चेक गणराज्य के जैगब वादलेचो को पछाड़ा है। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंक दिया था, यानी कि इनके पुराने रिकॉर्ड इनसे ही सारे यहाँ पर टूट गए थे। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायमंड लीग फिनलैंड में आयोजित हुई थी, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीती हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था। तो सत्यजीत राय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि 1992 में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सत्यजीत राय बिल्कुल राइट आंसर था। इन्हें भारत के निर्देशक और निर्माता रहे जिन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1992 था। आगे ईयर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के फैक्ट से ही पूछ लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट था कि निम्न में से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन सा। अगर ओडिसी नृत्य की बात करें कि इससे संबंधित कलाकार कौन सा है, यह आपको पूछा गया था। तो इनमें से आद्या कातिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पणिग्राही, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लेवोन, ये सारे जो यहाँ पर कलाकार दिए हैं ये सारे ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक ओडिसी नृत्य भी होता है। तो इन्हीं में से कुछ जो दिया होगा ऑप्शन में उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर टिक करना था। बस ओडिसी से संबंधित कलाकार आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से संबंधित है ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ पर रखी है। सीएनजी पंप की, तो प्रधानमंत्री ने भावनगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के भावनगर में रखी हुई। प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड फोर्ट की आधारशिला रखी है। इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें दुनिया के चौथे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया में सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल की आधुनिक बुनियादी संरचना तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि कर्क रेखा है जो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए कि यह किन राज्यों से गुजरती है, इस तरह से नहीं था। क्वेश्चन ये था कि भारत की जो कर्क रेखा है वो निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा। तो जो भारत की कर्क रेखा है वह कुल भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, जिसमें कि पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और आठवां मिजोरम होता है। तो ये कुल 8 राज्य है भारतीय जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो इन्हीं में से दिया होगा, जो कि ऑप्शन में राइट होगा। तो ये पूछा था कर्क रेखा किस राज्य से निम्न में से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विंडो टैब में ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। अगर शॉर्टकट की बात करें किसका उपयोग करते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर Ctrl+W हो जाता है। Ctrl+W होता है सही उत्तर। वर्तमान एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने के लिए Alt+F4 दबाते हैं और यह डेस्कटॉप और यहाँ तक कि विंडोज 8 शैली के एप्लीकेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संविधान संशोधन से पूछा गया था, अनुसूची से आया था कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा है संविधान की किस अनुसूची में शामिल। अगर कोंकणी, नेपाली और मणिपुर भाषा की बात करें तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, यानी 8वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर था। और बाकी संविधान संशोधन की बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। अब अधिनियम संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। तो 8वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर था, जहाँ पर ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी और उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक इससे रिलेटेड आया था, विच आयरन मोर बेल्ट इज नॉट रिलेटेड आयरन ओर से। यहाँ पर आयरन ओर से रिलेटेड पूछा था कि कौन सी जो बेल्ट है वो आयरन ओर से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन में यहाँ पर एक तो हरियाणा दिया हुआ था, दूसरा राजस्थान दिया हुआ था, बाकी और भी दिया होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ये संबंधित है यहाँ पे। तो इनमें से जो अलग होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सारे अगर ऑप्शन आपको याद आते हैं तो कमेंट करेंगे तो सारे यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र और चंडीगढ़ अगर इनमें से कोई दिया हुआ था तो वो वहाँ पर राइट आंसर था, महाराष्ट्र या चंडीगढ़। तो वो आपको बता देना है जिनका एग्जाम था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ था, एक कथन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि मनप्रीत सिंह है वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं और नीरज चोपड़ा वो जैवलिन यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है? दोनों सही है, आपका पहला सही है या दूसरा सही है? तो यहाँ पर पहला कथन तो वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि मनप्रीत सिंह जो है ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, यानी कि भारतीय हॉकी प्लेयर है अगर इंडियन टीम के। तो ये यहाँ पर गलत था, क्योंकि बॉक्सिंग से इनका संबंध बिल्कुल है। नीरज चोपड़ा वाला बिल्कुल सही था, क्योंकि इनका संबंध भाला फेंक से, और इनसे संबंधित देखो डायमंड लीग वाला भी क्वेश्चन ऊपर पूछा जा चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ऑलमोस्ट आज आपके 16 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए थे। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सभी लोगों को कर लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कल रात को हमने कुछ टेबल बना के आपको टेलीग्राम पर आपको बताया, आपको दिया था, जिसमें से आपका एक ये टेबल आपका ये भी था ग्रैंड स्लैम 2022 का। नहीं विश्वास है आपको तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको ये शेयर किया था या नहीं किया था। इसके साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी ये शेयर कर दिया था कि आपका एक प्रश्न कल आपको यहाँ से देखने जरूर मिलेगा। तो आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जो है आपको देखने को मिला ही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इसलिए बाटी हो जाएगा। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का, तो आपका राफेल नडाल जी जीते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो पुरुष एकल में भी राफेल नडाल, और आपका महिला एकल में फ्रेंच ओपन का इगा स्विएटेक जीता है। इसके अलावा आपका विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुष एकल में, और एलेना रायबाकिना ये आपके महिला एकल का खिताब जीती है विंबलडन ओपन का। इसके अलावा यूएस ओपन का बात करेंगे तो पुरुष एकल का जो खिताब है कार्लोस अल्कराज जी जीते हैं। इसके अलावा महिला एकल का खिताब है जो कि इगा स्विएटेक जीते हैं। ठीक है, तो इगा स्विएटेक आपका यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों का खिताब जीते हैं। इसके अलावा राफेल नडाल फ्रेंच और ओपन ऑस्ट्रेलियन दोनों का खिताब जीते हैं। तो इसको आप एक बार रट लीजिए ताकि आपका एक नंबर जो कि कन्फर्म हो ही जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितना स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 56 हो जाएगा। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण के साथ कुल 61 पदों के साथ मध्य प्रदेश में जो आयोजित हुआ था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, उसमें आपका जीत हासिल किया है। टॉप पर भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश ही था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत यह आपका एक प्रमुख कार्यक्रम था। इसके अलावा हरियाणा 41 स्वर्ण 32,055 कांस्य के साथ कुल 128 पदक हासिल कर उप विजेता बना है। विजेता आपका महाराष्ट्र बना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेजबान था आपका कौन, मध्य प्रदेश, वो आपका 39 को स्वर्ण जीता है, 30 को रजत जीता है और 27 को कांस्य पदक जीतकर जो महाराष्ट्र है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका तालिका स्थान पर तीसरा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे 2023 का, तो आपका 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के 8 शहर में, भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, महेश्वर में, बालाघाट में, मंडला में, जबलपुर में, इसके अलावा ग्वालियर में इवेंट की मेजबानी के साथ हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राज्य के बाहर केवल ट्रैक साइकिलिंग इवेंट आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित जो कि हुआ था या हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 8 था। ठीक है, इसके साथ देख सकते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका बार बार रिपीट होना शुरू हो चुका है। आप जो लगभग प्रश्न है आपका सारा रिपीटेड ही आ रहे हैं। तो जिन लोगों का अभी भी एग्जाम बाकी है वो लोग अगर पूरी शिफ्टों का जो पीडीएफ लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो अभी तक का 24 शिफ्टों में पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें आपका लगभग 500 प्रश्न विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाला गया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क करना होगा। आपको बता दें पीडीएफ आपको 21 मार्च तक के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम तक का मिलेगा, जो कि आपकी आगामी एग्जाम एमटीएस के लिए भी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग
यहाँ से जाके परचेस कर लीजिएगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ भी हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था बिरजू महाराज का जो संबंध है किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू मोहननाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज आपको बता दें तो कथक नृत्य रूपी के स्वामी है, तो इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। कथक आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि भारत के उत्तर भारत में आपका मनाया जाता है, जैसे कि आपका राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आपका कथक है जो कि आपको किया जाता है। इनकी बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना संगीतकारों की एक विशिष्ट संगीत शैली को साझा करने वाला समुदाय, उनसे आपका प्रमुख प्रतिवादक हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। 1986 में प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का तोता की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान फारसी कवि भाषा के कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को अपने होठों से मोती के रूप में वर्णित किया है और उस पक्षी का आह्वान किया जो कि भारत फारसी परंपरा में वाक्पटुता का प्रतीक था। उन्हें भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 शताब्दियों में से अधिक समय के बाद 1597 से 98 में अमीर खुसरो के खमसा की एक शानदार सचित्र प्रति मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध पुस्तकालय के लिए बनवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का जो आपका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत को किसने हराया था, यानी कि ओवरऑल आपका विजेता ही पूछा गया था। ठीक है, तो साल 2021 में आपका साउथहैम्पटन के एजिल बाउल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इस मैच में आपका न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी जो कि अपने नाम किया था, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो आपका किसे मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कृति सेनन हो जाएगा। कृति सेनन को मूवी मिमी के लिए दोस्तों आपका ये अवार्ड से नवाजा किया है। मिमी मूवी स्टार कृति सेनन वाज अवार्डेड विद द परफॉर्मेंस इन ए लीडिंग रोल फीमेल एट द नेक्सा IIFA अवार्ड्स 2022। ठीक है, इसके अलावा एक्टर में बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका विक्की कौशल हो जाएगा। विक्की कौशल विंस द आईफा अवार्ड फॉर द परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द करेक्टर सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह में इनको काम करने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मकर संक्रांति जो कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। मकर संक्रांति जो कि दोस्तों आपका 1 दिन के लिए ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात करेंगे तो भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष माह में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में ये जो त्यौहार है जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनुष राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे आपका केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार में कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस सभी फैक्टर्स को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2081 एंड बियॉन्ड इन क्रिकेटरों में से किसकी आत्मकथा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका एक ऑप्शन विवेश लक्ष्मण भी थे जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विवेश लक्ष्मण के द्वारा लिखित जो पुस्तक है आपका 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक 20 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का जो शीर्षक है 2001 में ईडन गार्डन में उन्हें खेले गए मैचों से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। लक्ष्मण ने 1996 में भारत के लिए टेस्ट मैच के साथ शुरू किया था। लक्ष्मण ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से समित सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दिया था। इसके अलावा कुछ और जो बुक है जो कि जिनकी आत्मकथा है, एक है आपका मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल। इसके अलावा क्रिस गेल की आत्मकथा है 6 मशीन या आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये दोस्तों आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। वसीम अकरम की बात करेंगे तो वसीम एक पुस्तक है जो कि वसीम अकरम की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो एस अंगेस्ट ऑड्स, ये आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो अभी जो आपका WPL हो रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसकी आपका ये मेंटर बनाई गई है सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा हाल ही में अपना जो खेल खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं कि बैडमिंटन खेलती हैं, उससे इनको संन्यास भी ले लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट थेरेपी रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 जो कि कैंसर के इलाज में गामा किरणों का चिकित्सा उपयोग है। ठीक है, तो आपका कोबाल्ट 60 हो जाएगा। इसके अलावा आपका ऑप्शन आयोडीन 131 भी था। तो आयोडीन 131 एक रेडियोधर्मी आयोडीन नमक है जो कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन अवशोषण के तंत्र को बदल देता है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका फास्फोरस 32 है जो कि घातक ट्यूमर की पहचान के लिए उपयोगी है। जैसे कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं की तुलना में फास्फोरस को अधिक संचित करती है।
इसके अलावा कार्बन 14 की बात करेंगे तो ये रेडियो कार्बन एक प्रकार का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच कोस्ट इज नॉट ए साउथ कोस्ट, यानी कि कौन सा जो तट है पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोरोमंडल जो तट है पश्चिम तट का हिस्सा आपका नहीं है। एक क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड वर्ड, इस प्रकार करके ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था जिसका ऑप्शन आपका पॉपुलेशन और आपका एक दिया गया था, उसी में बताना था आपको चूज करके। तो इसका जो संबंधित क्वेश्चन स्टूडेंट पूरा नहीं बता पाए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू में क्या नहीं होता है, ऑप्शन में आपका एएलयू आउटपुट प्रोसेसिंग दिया गया था। तो सीपीयू कंप्यूटर का वो महत्वपूर्ण भाग है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम जो कि देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का संचालन भी करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेबी की प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो आपको बता दें सेबी की जो प्रमुख है आपके वर्तमान में माधुरी पुरीबुच हैं, जो जिनको 3 वर्षों के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय अवार्ड, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जो कि उनकी मौजूदा जो अध्यक्ष हैं आपका अजय त्यागी का कार्यकाल आपका 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो गया था, ठीक है। उससे पहले आपका अजय त्यागी ही सेबी के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान किस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आपका अलग हुआ है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिला था। इस कानून के जो अंतर्गत है 2 डोमिनियन बने थे, पहला तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक्ट के तहत बंगाल और पंजाब प्रांत का भी बंटवारा जो कि हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का आखिरी पश्चिम छोर कौन सा है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है आपका किबूथी, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु दोस्तों आपका गौहर है, जो कि गौर मोती सरक्रिक गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारत का उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई है आपका 3214 किलोमीटर है, एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम गुजरात के बीच जो कुल लंबाई है आपका 2933 किलोमीटर है। तो आपका पश्चिम का छोर पूछा गया था, जो कि आपका गौहर गौर मोटी सरक्रिक गुजरात, इस प्रकार का कोई एक ऑप्शन होगा जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के 3rd में पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ जैन दोस्तों, जैसा कि आज 17 मार्च को आपका एसएससी CHS का 4th शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो गया है। तो 4th शिफ्ट पूछे गए 25 जीके, जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं, तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 3rd शिफ्ट में पूछा गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब, अभी पूछा गया आपका फ्रेंच ओपन 2022 का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2022 का जो आपका महिला एकल का जो खिताब है वो आपका जीती है आपका ईगा स्वियाटेक ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ईगा स्वियाटेक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पुरुष एकल की बात करेंगे तो आपके राफेल नडाल जीते हैं। वहीं पर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब आपके राफेल नडाल जीते हैं, और आपका महिला एकल का खिताब आपके एशले बार्टी जीते हैं। उसके अलावा विंबलडन ओपन का खिताब पुरुष एकल में आपका नोवाक जोकोविच देखे हैं, एक जीते हैं। इसके अलावा महिला एकल में दोस्तों आपका एलेना रायबेकिना जीती हैं। इसके अलावा यूएस ओपन में दोस्तों आपका कार्लोस अल्कराज जीते हैं पुरुष एकल में, और महिला एकल में आपका ईगा स्वियाटेक जीती है, ठीक है। तो ईगा स्वियाटेक यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों महिला का खिताब जीत चुकी है, तो आपका राइट आंसर ईगा स्वियाटेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आज के 4th शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें टेक्स्ट बुक के एक ऑफर के बारे में, जो कि दोस्तों संकल्प का सेल के नाम से चल रहा है, जो कि आपका 17 से 18 यानी कि 2 दिन दोस्तों आपका चलना है, जिसमें दोस्तों आपका जो 399 का जो पास है आपको मात्र 299 में उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज कर रहे हैं APG, तो ये दोस्तों आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ देता है, और मात्र 269 रुपये में आपको ये मिल जाता है। लेकिन ये तो आपका हमेशा रहता है। इसमें आपका खासियत क्या है, तो खासियत ये है कि दोस्तों आपका 269 में आपका 12 महीने का जो पास मिल रहा है, उस दोस्तों आपका 6 महीने का ज़्यादा वैलिडिटी के साथ आपको पास प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो 15 महीना का जो पास है आपका 269 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका 710 प्लस एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके अलावा 68,000 मॉक टेस्ट आपका शामिल है विभिन्न एग्जामों का, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर PCS का, ठीक है। तो आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सोनल जो मानसिंह वो आपका किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो सोनल मानसिंह की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, जो कि भरतनाट्यम ओडिसी में माहिर हैं, ठीक है। तो आपका भरतनाट्यम लेके चलता है, तो आपका ऑप्शन में भरतनाट्यम ही दिया गया होगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदानों के लिए
उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा भी मिली है। इसके अलावा 1992 में उन्हें पद्म भूषण से पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता है। 1992 में पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। तो इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपका 8 संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, इसके अलावा भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9, ठीक है। तो 9वां कौन है? तो आपका छऊ है जो कि पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। वो 8 कौन कौन सा है? तो आपका भरतनाट्यम पहला हो गया जो कि तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, सतरिया आपका असम से, कथक कली मोहिनीअट्टम आपका केरल से। उसके बाद कथक दोस्तों आपका कहाँ से? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओडिसी का ओडिशा है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था सोनल मानसिंह के 2 कौन सा नृत्य है? तो आपका भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अकबरनामा के जो रचयिता हैं आपके अबुल फजल, राइट आंसर इसके हो जाएंगे। वो अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासनकाल का आधिकारिक जो इतिहास 3 खंडों में है। इसके अलावा उपरोक्त कार्य के तीसरे खंडे को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट देता है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अकबर का जो शासनकाल है वो आपका किस पुस्तक से संबंधित? तो आपका आईने अकबरी के खंड 3 से, ठीक है। इसके अलावा अबुल फजल की एक अन्य महत्वपूर्ण कीर्ति है रुकाट, जो कि अकबर के राजकुमारों और अन्य समकालीनों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा है जो कि लिखा गया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों फरवरी 2022 में, आपका मंथ पूछा गया था शायद, तो आपका फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है आपका 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था, जो कि आपका 2 साल तक चला था। इसके अलावा 4 फरवरी 1922 को आपका क्या होता है कि एक आपका कुछ टोला मतलब कुछ ये समूह होते हैं भीड़ का, वो आपको जाते हैं चौरा चौरी स्थित जो गोरखपुर में आगे पुलिस स्टेशन रहता है उसको जला देते हैं। तो गांधी जी तो ठहरे आपके अहिंसा के पुजारी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए गांधी जी ने 4 फरवरी को ये हुआ, 12 फरवरी को आपका 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को आपको वापस ले लिए थे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यू पेज ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो Ctrl+O दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी फाइल को ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स या पेज खुलता है, तो दोस्तों आपका Ctrl+O आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 49वां जो संविधान संशोधन है वो आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 89वां पूछा गया था आपसे। तो 89वां जो संविधान संशोधन है आपका 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ था। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338A के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यही दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित था आपका 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस संशोधन के साथ पूर्ववर्ती जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है 2 अलग अलग आयोगों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अर्थात अनुसूचित जो आपका जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSC, इसके अलावा दोस्तों आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका क्या, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि आपका बना था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। एक पूछा गया था आपका पावर ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का पावर पूछा गया था। तो दोस्तों द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड डेट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर आपका पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के